कानपुर नाम के गांव में चुलबुला नाम का एक व्यक्ति रहता था। चुलबुला कार वॉशिंग के काम करता है और बहुत अच्छे से करता है, लेकिन वो लोगों के साथ उनकी हासियत के हिसाब से बात करता है। जैसे कि धनवानों को तो इज्जत से बात करता है, थोड़े बहुत पैसे वाले हो तो मजाक से बात करता है, और अगर गरीब हुए तो समझो उसकी खैर नहीं है। चुलबुले भाई, मेरी भी कार की वॉशिंग कर दो। बिल्कुल एकदम नहीं लगनी चाहिए। ये किसकी कार उठा कर ले आया बे? ये कार नहीं, बेकार है। वैसे भी तू एक दूध का व्यापारी, गाय बैल के साथ रहने वाला, तुझे कार की क्या जरूरत है बे? ले जा इसे। मैं ऐसी टीन के डब्बा साफ नहीं करता हूँ। ऐसे कहते हुए चुलबुला महेश को वहाँ से बेइज्जती करके भेज देता है। उदास होकर महेश वहाँ से चला जाता है और अपने घर के पास ही अपनी कार की वॉशिंग करने लगता है। महेश की गाय बहुत समझदार है, इसलिए उसकी एक गाय पानी का बकेट उठाकर लेकर आती है। एक गाय अपने मुंह से ब्रश पकड़कर कार साफ करती है और एक गाय पानी के प्रेशर से पूरी कार साफ करती है। वो देखकर महेश बहुत खुश होता है। अरे वाह, शुक्रिया मेरे गायों, तुम सब बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। ऐसे अपनी कार को अच्छे से चमकाकर महेश बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहा था। तभी चुलबुला उसके ऊपर पानी मारता है और हंसने लगता है। ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? मैं तुमसे कुछ कहा था क्या अभी? अपने काम से काम रखो। ऐसे कहने पर चुलबुले को और गुस्सा आता है और वो महेश से झगड़ा करने लगता है। तो बातें हंसते हुए क्या कर लिया? तुम तो मेरे सर पर चढ़ रहे हो। पता है कितने लोग आते हैं मेरे पास, कितने पैसे कमाता हूँ मैं हर रोज। तुम्हारी हैसियत ही क्या है? तब एक बूढ़ा आदमी महेश को समझाकर दुखी ना होने के लिए कहता है। तुम जानते हो ना बेटा, ये पहले से ही ऐसा है। सारा गांव इसके बर्ताव से परेशान है। एक दिन जरूर कोई आएगा जिसके सामने ये माफी मांगकर रोएगा। ऐसे कहते हुए वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है और महेश के दिमाग में एक ख्याल आता है और वो अगले ही दिन चुलबुले की दुकान के सामने खुद की वॉशिंग की दुकान खोल लेता है। उस दुकान में महेश की गायें गाड़ियों को बिल्कुल वैसे ही साफ कर रही थी जैसे कि उन्होंने महेश की कार को साफ किया था। वो देखकर सभी लोग अपनी गाड़ियों साफ करने के लिए महेश के पास ही आ रहे थे। मैंने ऐसा पहला कभी नहीं देखा महेश। गाय भी गाड़ियाँ साफ कर रही है, वो भी इतनी अच्छी तरह से, और तुम पैसे भी कम ले रहे हो। ऐसे देखते ही देखते चुलबुले का सारा व्यापार शांत हो जाता है। उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता है। तब चुलबुले का घमंड भी टूट जाता है और वो महेश के पास आकर ऐसा कहता है। मुझे माफ करो मेरे भाई, मैं कमाई में अंधा हो गया था, इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रहा था। पिछले 3 महीनों से खाली बैठा हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कोई काम दे दो। तुम्हें अकल आ गई है। मुझे और गांव वालों के लिए इतनी काफी है दोस्त। मैं तुम्हें काम देने के बजाय अपने साथ काम करने को कहूँगा, क्योंकि तुम्हारे बर्ताव चाहे जैसा भी था, लेकिन
तुम्हारा काम लाजवाब था। ऐसे कहते हुए तब से महेश चुलबुले को अपना पार्टनर बनाकर गायों के साथ मिलकर अच्छे से कार वॉशिंग करते हुए अपना व्यापार चलाते हैं। उस अनोखे वॉशिंग सेंटर को देखकर लोग दूर दूर से आकर अपनी गाड़ियां साफ करवाने लगते हैं। किशोर बूढ़ा होने के बावजूद भी बहुत तेज और समझदार लखा है, इसलिए खतरनाक जंगल में जाकर कुछ खास किस्म की लकड़ियां काटकर लेकर आता है। किशोर अपनी पत्नी सरला और बेटी बिंदु के साथ रहता है। उसकी बेटी बिंदु बचपन से शहर में पढ़कर कुछ ही दिन पहले घर लौटती है, इसलिए अक्सर अपनी माँ या पिताजी को गांव या जंगल दिखाने को कहती रहती है। पिताजी, आप मुझे काफी दिनों से टाल रहे हैं, लेकिन आज मैं आपकी एक नहीं सुनने वाली हूँ। मुझे आप जंगल दिखाने के लिए लेकर जा रहे हो, बस बात खत्म। बिंदु की बातें सुनकर किशोर और सरला दोनों हंसने लगते हैं और किशोर उसकी बात मान लेता है। दोनों पिता और बेटी जंगल में जाते हैं। उसके बाद किशोर अपनी बेटी को जंगल के बारे में अच्छे से समझाता है। मैं यहाँ पास में कोई सूखा पेड़ काटूंगा। तुम अपना ख्याल रखना और किसी बड़े जानवर की आवाज आए तो मेरे पास आ जाना। अब जाओ। अब जाओ पिताजी, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि कोई शेर मेरे पीछे पड़ जाएगी। ऐसे कहते हुए बिंदु फूलों के बीच उड़ रही तितलियों के बीच में जाकर बैठ जाती है। बिंदु को ऐसे फूलों और तितलियों के बीच में होना एक शेर देखता है, जिसे एक जादूगर ने इंसानों से प्यार करने का श्राप दिया था। अरे वाह, ये कन्या कितनी सुंदर है। मैं शादी सिर्फ इस लम्हा से करूंगा। मैं आज से पहले इससे ज्यादा सुंदर कन्या कभी नहीं देखी। ये क्या कर रहे हो जंगल के महाराजा? आप इससे पहले ऐसे बिना वजह इंसानों और जानवरों का शिकार कर रहे हो कहकर जादूगर ने आपको शार्प दिया था। अब शार्प मिलने के बावजूद वही कर रहे हो। शिकार नहीं कर रहा हूँ रे बवले, शादी करना चाहता हूँ उस लड़की से। ऐसे खुशी में जोर से कहते ही बिंदु उस शेर की आवाज सुनकर अपने पिता के पास चली जाती है। तब तक किशोर का भी काम खत्म हो गया था और दोनों बाप बेटी वहाँ से लकड़ियाँ लेकर चले जाते हैं। उन्हें जाते हुए देखकर शेर उस कौवे से ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरे होने वाली पत्नी यहाँ से डरकर भाग गई है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम्हें कच्चा खा जाऊं या एक और मौका दूं? मुझे ये एक और मौका दीजिए महाराज। मुझे उस इंसान का घर का पता जानता हूँ। हम अभी उसके घर जाके आपकी शादी के बात करेंगे। देखते हैं कैसे वो साधारण इंसान कैसे इनकार करेंगे। ऐसे कहते हुए वो कौवा अपनी जान बचाने के लिए शेर को बड़ा चढ़ाकर बातें करके उसे लखादारे किशोर के घर लेकर जाता है और वहाँ पर जाकर शेर उस लखादारे किशोर और उसके परिवार से ऐसे कहता है, घबराओ मत, मैं जंगल का राजा शेर हूँ। मुझे तुम्हारी बेटी से प्यार हो गया है और मैं तुमसे उसका हाथ मांगने के लिए आया हूँ। वो बात सुनकर पहले से ही डरे हुए किशोर और सरला के होश उड़ जाते हैं,
लेकिन बिंदु समझदारी से काम लेती है, क्योंकि एक शेर को ताकत से हराना नामुमकिन होता है, लेकिन बुद्धि से दुनिया भी पलट सकते हैं। सुनो शेर, भले ही मैं तुम्हें पसंद हूँ शायद, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। लेकिन मुझे अपने परिवार के लिए तुमसे शादी तो करनी पड़ेगी, इसलिए वापस जंगल में जाओ और नहा धो कर आओ। वो बात सुनकर शेर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद किशोर और सरला अपनी बेटी से ऐसा करने की वजह पूछते हैं। माँ, पिताजी, इससे पीछा छुड़ाने का एक ही रास्ता है। हमें एक वैन को शादी के मंडप की तरह सजाकर उस शेर को उसी वैन में बंद करके जू वालों को दे देना चाहिए। वो बात सुनकर किशोर और सरला को खुशी होती है और वो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर शेर आता है। तुम जाकर मंडप पे बैठ जाओ, मुझे और थोड़ा मेकअप करना है। ऐसे कहते हुए बिंदु शेर को वैन में भेज देती है। जैसे ही शेर वैन में जाकर बैठता है, किशोर और सरला दोनों मिलकर वैन को बंद कर देते हैं और उस शेर को जू वालों को दे देते हैं। वो देखकर कौवा वहाँ से उड़कर भाग जाता है।